मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कंटेंट क्या नहीं है, आप बताइए मुझे। नेम क्लॉज आता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज आता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज आता है, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज कुछ आया है क्या उसमें? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्लॉज तो मैंने आर्टिकल में भी नहीं देखा, मेमोरेंडम में तो है ही नहीं। रजिस्ट्रार shall register any alteration of the memorandum with respect to the object of the company and certify the registration within a period of, भाई बताइए बताइए बताइए। रजिस्ट्रार हमेशा 30 दिन के भीतर जो है ना कंफर्म करता है, चीजें करता है सभी केसेस में, लगभग 99% केसेस में 30 दिन का टाइम है। ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड हुज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 182 डेज, इनकम टैक्स में पढ़ा है, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप इंडिया के रेजिडेंट हैं, रेजिडेंट होने के लिए आपको 182 डेज जो है इंडिया में रहना पड़ेगा पिछले साल, तब जो है आप मेंबर बन सकते हैं। यही है, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। हाँ, अ सेक्शन 8 कंपनी कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग अ क्लियर नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज। वैसे 21 दिन का होता होगा। सेक्शन 8 कंपनी के लिए डिस्काउंट है, इनको एग्जेम्पशन है, इनको बेनिफिट है, और इसका आंसर जो है बी आ रहा है 14 डेज। सही है सर, 14 ही है। हाँ जी। XYZ कंपनी इज हैविंग 15% शेयर कैपिटल हेल्ड इन एक्स लिमिटेड। इसने जो है 15% एक्स लिमिटेड के शेयर लिए हुए हैं, एंड 50% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 10% हेल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड 25% हेल्ड बाय अदर पीपल। तो भैया गवर्नमेंट ने जो है 50% से ज्यादा, 51% से भी ज्यादा, 50 और कितना हो गया ये 60%, 60% तो गवर्नमेंट के पास है, चाहे सेंट्रल के पास हो स्टेट के पास हो, ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई। ऑप्शन ए सही है सर। Which one of the following statement is least likely to be true? A company is a subsidiary if another company exercise more than 50% of the total voting power, controls the composition of its board of director, is a subsidiary of a company which is a subsidiary of the first mentioned company है। Which one of the following statement is least likely to be true? यानी कौन सी ट्रू नहीं होगी? लीस्ट का मतलब होता है कम, लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू कम ट्रू होगी। कौन सी स्टेटमेंट? अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, एक कंपनी जो है वो किसी अगर कंपनी की सब्सिडरी है, तो इसका मतलब है एक्सरसाइज मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। डेफिनेटली अनदर कंपनी जो होगी इस पे 50% ज्यादा वोटिंग पावर रखती होगी, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकती होगी। इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। अरे इस कंपनी की जो सब्सिडरी है उसकी अगर ये सब्सिडरी होगी तो होल्डिंग थोड़ी ना हो सकती है। ये जो सी स्टेटमेंट है, सी बड़ा गलत है। और डी देख लेते हैं, इज अ होल्डिंग ऑफ अ कंपनी विच इज द होल्डिंग ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी। यस, ये हो सकता है कि ये वाली जो कंपनी है ये एक और कंपनी की होल्डिंग है जिसने एक लिमिटेड में शेयर्स लिए हुए। दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। सी ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल। सी ऑप्शन क्या बोलता है कि बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ए लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, तो जो अनदर कंपनी है यानी कि बी लिमिटेड जो है वो इसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी होगी। नहीं, ए लिमिटेड की सब्सिडरी बी लिमिटेड कैसे हो सकती है? बी लिमिटेड तो होल्डिंग कंपनी है ना, तो ये तो 50% ज्यादा वोटिंग पावर रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। या फिर ए लिमिटेड की होल्डिंग की भी होल्डिंग कंपनी हो सकती है। क्वेश्चन यही है, सी ऑप्शन है, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल ऑफ गारंटी कंपनी हैविंग, ये देखो फॉर्म्स को आपको अरेंज करना है यार। अब फॉर्म्स जो है रटे हुए नहीं है, वो आप देख लेना। फॉर्म्स जो लिखवाए थे आपको इस ऑप्शन के लिए रटना हो तो रट लेना। कौन सी में क्या होता है? शेयर कैपिटल, कौन सी में गारंटी विद नो शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी, सबके टेबल बने हुए हैं। उस टेबल के नाम रटने हैं, टेबलों को रटना नहीं है, टेबलों को नहीं रटना है क्योंकि टेबल कोर्स में करवाया नहीं है। ये आप कर लेंगे क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें समझने का कुछ है नहीं है, रट्टाफिकेशन है। तो वैसे इसका आंसर जो है बी है वैसे इसका आंसर, बट रटने से काम नहीं बनेगा। पहले वहां पर रटना जो आपको टेबल दिखाई थी, उसके बाद इस आंसर को करना। 9th वाला भी हम करेंगे। ट्विटर लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड 51% शेयर इन दी स्नैपचैट प्राइवेट लिमिटेड ऑन 31st March 2018. Snapchat Private Limited have been holding 2% equity of the Twitter Limited since 2011. Snapchat Limited wants to increase its holding, नहीं कर सकती है।
सब्सिडरी कंपनी ने अगर होल्डिंग कंपनी के पहले से शेयर लिए हुए थे, जब वो सब्सिडरी नहीं थी, तो उसमें दिक्कत नहीं है, पर और शेयर्स को नहीं बाय कर सकती, इसलिए ऑप्शन बी होना चाहिए और इसका ऑप्शन बी है। कितने हैं? बहुत सारे हैं यार। अ डायरेक्टर मेंबर डिपॉजिटेड विद कंपनी 5,000 रुपीज एंड डिमांडेड दैट AGM नोटिस शुड बी सेंट बाय ब्लू डार्ट कोरियर ओनली। इज द कंपनी बाउंड? आप बताएंगे। आपको कंपनी से जैसे नोटिस मंगवाना है आप मंगवा सकते हैं, पर अगर अपनी मर्जी से मंगाएंगे तो पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा, वो देना पड़ेगा। तो यहां पर लिखा है हाँ जी, मंगवा तो सकते हैं, जो आप खर्चा लगेगा वो आप करें। ऑप्शन सी होना चाहिए, ऑप्शन सी है। टू इंट्रेंच इट्स आर्टिकल आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ पब्लिक कंपनी विल हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। पब्लिक कंपनी के केस में स्पेशल रेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी के केस में सभी मेंबर्स को एग्री करना पड़ेगा। अगर वो आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का क्लॉज डालना चाहते हैं, फॉर्मेशन के टाइम डालेंगे तो दिक्कत नहीं है, फॉर्मेशन के बाद डालेंगे तो पब्लिक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन, प्राइवेट कंपनी को सभी मेंबर्स एग्री करेंगे, तब रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वैसे क्या ऑप्शन है इसका? बी है। बी नहीं, ए है। विल हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, ये तो मैंने उसके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए लगा दिया था टिक। ए ऑप्शन है, हाँ जी सही बताया आपको। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट कंपनी सेज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल हैव द राइट टू वोट ओनली इन लास्ट 3 years, ओनली इफ लास्ट 3 years डिविडेंड इज नॉट पेड। क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता? द आंसर इज हो सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 47 है वो प्राइवेट कंपनी पे लगता है, बट उसमें ये बात लिखी गई है कि अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ कंडीशन लगाई है तो उस कंडीशन को हम पहले मानेंगे, उसके बाद सेक्शन 47 को मानेंगे। हालांकि जनरल रूल ये कहता है एक्ट के वायलेशन में जो है आर्टिकल में चीजें नहीं लिख सकते हो, ये जनरल प्रोविजन है, सेक्शन 47 छोड़ के। ऑप्शन बी है, कर सकते हैं। इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड बाय इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देन इट्स वाइंडिंग अप मे बी ऑर्डर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, NCLT या कोर्ट। NCLT ऑप्शन होना चाहिए, NCLT ही इसका ऑप्शन है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है कंपनी को वाइंड अप कर सकता है अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेस पर कंपनी बनी है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, वो हमने टिक कर दिया। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी जो है वो अल्टर नहीं कर सकती है। कर तो सकती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ऐसी कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जिसको बदला ना जा सके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें आप जनरल बंदा जो है, कॉमन सेंस वाला भी बोलेगा कि भाई नहीं, ट्रू तो नहीं होगा। और क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो फ्री वाला भी नहीं होएगा, फ्रीली कर सकती है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है अप्रूवल लेकर कर सकती है। ये तो जिसको आंसर नहीं पता, एक्ट नहीं पता, वो भी कर सकता है कॉमन सेंस लगा के। ऑप्शन बी होना चाहिए, ऑप्शन बी है। 15वें का देखते हैं। इफ अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट? इट इज अलाउड टू यूज द ओल्ड नेम इन एनी वे। न्यू नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल टू ओल्ड नेम। ओल्ड नेम शुड बी पेंटेड प्रिंटेड फॉर नेक्स्ट 1 year along with the न्यू नेम। ओल्ड नेम शुड बी पेंटेड प्रिंटेड फॉर नेक्स्ट 2 years along with the। बताइए अब क्या होगा इसका? देखिए, अगर आप नाम चेंज करते हैं तो ओल्ड नेम को आप जो है ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साल के लिए। ये मैंने आपको आज ही कराया है। ऑप्शन डी आएगा। और अगला लास्ट है आपका क्वेश्चन 16 लास्ट आ रहा है। कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेम ऑफ अ ट्रेडमार्क ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ट्रेडमार्क ओनर जो है 3 साल में कर सकता है। ये मैंने आपको भी बताया था, आज ही कराया है। तो अब ये आपके कुछ और क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। क्वेश्चन आंसर थोड़ा डिटेल में है। जब स्टडी मटेरियल पूरा कराना है तो इसके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, वरना फायदा क्या हो गया? एक्ट पढ़ा दिया, क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो क्या फायदा? क्वेश्चन आंसर भी आपको कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके बाद चैप्टर 10 आपका होगा, उसको कर लेना भाई। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय। हाँ जी, आज आपकी जो क्लास है उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होएगा। टोटल कितने क्वेश्चन करने भाई एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुक आ रही है और इसमें करीब 11 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा, और जो है इसके बाद मैं चैप्टर 10 भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। मैं सिर्फ डिस्कस करने वाला हूँ, लाइन बाय लाइन बच्चों की तरह नहीं कराऊंगा, क्योंकि जो प्रोविजंस हमने पढ़ लिया है वही प्रोविजंस यहाँ पर लिखे होंगे। क्वेश्चन 1 कहता है XY लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट मुंबई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। वो अपना ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं मुंबई से पूना, यानी कि स्टेट तो सेम है
पर जो मुंबई का आरओसी है, मुंबई में जिस आरओसी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की ज्यूरिसडिक्शन है, वहां से निकलकर वो पुणे वाले में जा रहे हैं, जहां पुणे का आरओसी होगा उसकी ज्यूरिसडिक्शन में जा रहे हैं। आपको बताना है क्या फॉर्मेलिटीज कंपनी को करनी पड़ेगी कंप्लाई, और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस क्या बोलते हैं। ये तो हमने आई थिंक हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा है, लास्ट क्लास में पढ़ा है, और लास्ट क्लास में पढ़ा है कि इसमें सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, क्लियरली प्रोसेस लिखा हुआ है कि अगर आप अल्टर करना चाहते हैं तो आप तब कर सकते हैं अल्टर मेमोरेंडम को, जब आपकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट बदल नहीं रही तो इसमें मेमोरेंडम चेंज नहीं होएगा, क्योंकि जो है आरओसी चेंज हो रहे हैं, इसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और जो है रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यही बात आप यहाँ पर अगर लिख कर आ जाएंगे और सेक्शन का नंबर डाल देंगे, सेक्शन 12-13 जो भी है, तो आपका काम बन जाएगा। तो जब भी आप अपने नोट्स बनाए उसमें शॉर्ट में जो है सेक्शन भी साथ में थोड़ा थोड़ा लिख लें। क्वेश्चन 2 कहता है द पर्सन नॉट बीइंग मेंबर डीलिंग विद द कंपनी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सप्लेन, ऑल्सो एक्सप्लेन व्हेन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस विल अप्लाई। जो हमने पढ़ा है वो पूरी की पूरी चीजें दोबारा से नीचे लिख दी है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होती है, कि कंपनी की जो इंटरनली चीज हो रही है वो बाहर वालों को नहीं पता होगा, वो मानेंगे जो आर्टिकल में चीज लिखी है आपने कंप्लाई करी होगी। पर कुछ केसेस में जहां पर आपको उसकी नॉलेज है, जहां पर आप नॉलेज निकाल सकते हैं, जहां पर जो है कंपनी ने फोर्जरी करी है किसी ऑफिसर ने, तो कंपनी को नहीं पता, किसी ने अगर गलत सिग्नेचर लिए हैं तो, गलत डॉक्यूमेंट शो करे हैं तो उस केस में जो है कंपनी लायबल नहीं होगी। उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। सारी चीजें डिस्कस हो गई है। अगर दोबारा से डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब चैप्टर 2 बार करवा दिया, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर तो हम कर ही चुके हैं, सिर्फ ये देखना है कि आंसर में लिखना क्या है। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसमें से क्या लिखना है। अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन 1 अप्रैल 2010 with the sole objective of providing education to children of a weaker society either free of cost or very nominal fees। देखा, नॉमिनल फीस आ गया। कई बच्चे हैं यूट्यूब पर जो हैं गालियां लिखकर चले जाते हैं, कुछ एक आधे हैं गलत बात लिखकर चले जाते हैं कि भाई देखो आपका मोटिव सोशल नहीं है। अरे मोटिव तो मेरा सोशल ही है, पर कॉस्ट मीट नहीं होगी तो आगे कैसे पढ़ाएंगे। एक बार तो फ्री में कोई भी पढ़ा देगा, पर हमेशा फ्री में नहीं पढ़ाया जा सकता। कॉस्ट रिकवर होए तो हमेशा पढ़ाया जा सकता है। इसलिए देखिए आप नॉमिनल फीस लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ देयर पेरेंट्स। ये बहुत अच्छी चीज है। हाउएवर ऑन 30th March 2018 it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the object of its objective clause, due to which it was granted the status of Section 8 company under Companies Act. Describe what power can be exercised by the central government against the Alpha School in such a case। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये सेक्शन 8 कंपनी का जो है लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। हमने सेक्शन 8 कंपनी के साथ ये पढ़ा था कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। अगर जो है वायलेट करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को वापस ले सकती है। वो उसे किसी और कंपनी के साथ या तो अमेलगमेट कर सकती है या उसे खत्म कर सकती है। जिसका सिमिलर ऑब्जेक्टिव होगा उसी कंपनी के साथ अमेलगमेट कर दिया जाएगा। यही चीज लिखी है, सिमिलर ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ अमेलगमेट कर दिया जाएगा। और उसके जो रूल्स हैं, राइट्स, पावर्स वगैरह हैं, उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकती है। अब आपके ये नए रूल्स वगैरह लगेंगे जो हमने बनाए हैं। द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ विवेक इंडस्ट्रीज। अच्छा, वैसे एक बात बता दूं, कई लोग पूछते हैं आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। तो पहली बात आपको यहां बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर यहां 3 आया है, जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता लगा सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन है, तो आप स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करके बोल सकते हो कि सेक्शन 8 कंपनी का मतलब क्या होता है। वो आप अपनी लैंग्वेज में 2-3 लाइन में लिख सकते हो। ऐसी कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी जिसका चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होता है, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन प्रमोट करने के लिए होता है, रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है, और उसमें जो है उन्हें लाइसेंस मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। उसके बाद जो है कंपनी जो है कर सकती है काम। इन्हें कुछ एग्जेम्पशंस भी मिलती है, लिख सकते हो। they are granted certain exemptions in Companies Act 2013. However, in case they violate any condition or when it comes to the knowledge of central government कि अगर उन्होंने ऑब्जेक्ट को वायलेट कर दिया, चैरिटेबल पर्पज के लिए बने थे, प्रॉफिट कमा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, तो उनका लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं। वहां अपने पॉइंट डालकर लिखोगे।
यही तो पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, लाइसेंस उसे मिलता है, अगर उन्होंने वॉयलेट कर दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे आपने पॉइंट में लिख दिया। और अगर यही पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी में लिखे हुए हैं तो वही तो उतार के आने हैं, पर अगर कॉपी में लिखे हुए पॉइंट्स याद नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो मैं समझाता हूँ उसमें समझाने का काम हुआ, स्टडी मटेरियल कवर हुआ, उसके कॉपी में नोट्स होने चाहिए हाथ से लिखे हुए। अगर आप हाथ से नहीं लिख रहे तो यानी आप पढ़ाई नहीं कर रहे। बोलते हैं ना, पढ़ते हैं लिखते हैं, पढ़ते लिखते हैं बनते हैं नवाब, खेलते हैं कूदते हैं होते हैं खराब। हालांकि ये सच नहीं है कहावत। अगर आपका प्रोफेशन ही वो है खेल कूद का तो आप उसको भी अपना जो है उसमें कामयाब हो सकते हैं। पर पढ़ते हैं लिखते हैं तो लिखते भी हैं, पढ़ के नहीं काम बनेगा, लिखना भी पड़ेगा। चाहे जितने आपने जो है पेड़ को आपने काटना पड़े आपकी कॉपी के लिए, उतने पेड़ आप जरूर उगाइएगा, पर 2-3 कॉपियों की कंजूसी अब मत करिएगा। 12 साल आपने स्कूलों में बहुत कॉपियां बर्बाद करी है, अब भी 2-4 करनी पड़ रही है तो कर लो, पर हाथ से जरूर लिख लो, पेड़ लगा देना। अब जो भी चीज़ें वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लिखी है, वही आपको यहाँ लिख कर आनी है, जो हमने वहाँ पर करी थी। कहाँ करी थी? अपने नोट्स में करी थी, अपनी क्लास में डिस्कशन किया था, वही चीज़ें यहाँ लिख कर आ जाओ। ये थोड़ी ना कि आपको ये याद करना है, अरे यही तो लैंग्वेज मैंने वहाँ पर करवाई थी, वहीं से तो कॉपी कर यहाँ लिखी है जो आपकी स्टार्टिंग में बुक में लिखी थी, कुछ नया थोड़ी ना लिखवा दिया है। Object clause of the Memorandum of Vivek Industries Limited empowers it to carry on real estate business and any other business that is allied to it. Due to a downward trend in real estate business, management of the company has decided to take up the business of food processing. क्या ये फूड प्रोसेसिंग रियल एस्टेट से कनेक्टेड है या नहीं, मुझे आप बताएंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है उसका रियल एस्टेट का है, हालांकि वो फूड प्रोसेसिंग का काम करने का कोशिश कर रही है कंपनी। क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। कंपनी वॉन्ट्स टू अल्टर इट्स मेमोरेंडम, अच्छा उसको पता है कि मुझे अल्टर करना पड़ेगा, सो एज टू इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग बिजनेस इन इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन मेक सच चेंज, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप पहले बताएंगे कि अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करते हैं तो उसे हम अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज बोलते हैं मेमोरेंडम का, जो सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन से हो सकता है, सेक्शन 13(1) में लिखा है। अगर हम अल्टरेशन करेंगे तो हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार को भी सबमिट करेंगे, रजिस्ट्रार में भी फाइल करेंगे हम, और बस उसके बाद क्या है, उसके बाद रजिस्ट्रार उसे अप्रूव कर देगा और हम चेंज कर देंगे। हालांकि इसमें और भी बातें थी, यहाँ नहीं लिखी हुई है। रजिस्ट्रार जो है विदिन 30 डेज अपना सारा का सारा काम करता है, जब भी हम सबमिट करते हैं 30 डेज में वो हमें जवाब देता है। लगभग पूरे कंपनीज एक्ट में सभी चीज़ों में 30 दिन में जवाब मिलता है। चीज़ें और भी थी कि आप अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज को कब चेंज नहीं कर सकते हैं, वो भी था, बट यहाँ नहीं लिखा तो मैं नहीं करा रहा हूँ, आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 में लिखा है, एक्सप्लेन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ सब्सिडरी कंपनी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। अभी तो करा कि अगर सब्सिडरी कंपनी ने पहले से शेयर एक्वायर करे हुए थे, होल्ड कर रख सकती है कुछ शेयर्स। अगर ट्रस्टी है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज पर्सन के रूप में होल्ड करती है और उस केस में किसी की डेथ हो गई तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव सब्सिडरी कंपनी उसके पास शेयर आ जाते हैं तो अपनी होल्डिंग कंपनी के वो शेयर ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती डायरेक्टली, या फिर नॉमिनी के थ्रू भी नहीं ले सकती है। मतलब होल्डिंग कंपनी की नॉमिनी नहीं बन सकती है बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है, यही लिखा है ना। खुद नहीं ले सकते और अपने नॉमिनी से भी नहीं होल्डिंग कंपनी के शेयर दिलवा सकते हैं, पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, ट्रस्टी बन सकते हैं और एक्विजिशन से पहले लेकर रख सकते हैं। क्वेश्चन 6 आ रहा है आपके सामने, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब मालूम है क्या होता है कि रजिस्ट्रार को आप सबमिट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, रजिस्ट्रार आपको सबमिट कर रहा है, ये जो चीज़ें होती है उसके लिए सेक्शन 20 में हमने देखा था कि आप कैसे कैसे सबमिट कर सकते हैं, तो वो लिख कर आ जाइए। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर से कर सकते हैं, किससे कर सकते हैं, जाकर वहाँ पर रख कर आ सकते हैं, किसी और प्रिस्क्राइब मोड अगर करा हुआ है तो उससे भी आप करके आ सकते हैं। वो चीज़ें आप लिख कर आ जाइए। अगर मेंबर जो है वो डिमांड करते हैं हमें एक पर्टिकुलर जगह से ही, हमें एक पर्टिकुलर चीज़ से ही हमारा कोरियर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, मेंबर को देना पड़ेगा, तो हम उससे पहुँचा देंगे। अब इसको अंग्रेजी में लिखना है तो लिख दो, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा ना, हिंदी में तो नहीं लिख कर आ सकते आंसर। Yadav Dairy Products Private Limited has registered its article along with memorandum at the time of registration of company in December 2014. Now the directors of the company are of the view that provisions of articles regarding forfeiture of shares should not be changed except by a resolution of 90% majority. प्रोविजन चेंज करना चाहते हैं forfeiture of share के लिए,
और अब ये कहते हैं कि भाई ऐसा होगा कि अगर आप बाद में ऐसा कुछ क्लॉज लाएंगे तो वो क्लॉज लाने की प्रक्रिया है उसमें कम से कम 90% जो है एग्री करने चाहिए। ऐसा वो करना चाहते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, मेरे हिसाब से ये समझ में मेरे को आ रहा है। तो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन लगेंगे। आगे लिखा है वाइल एज पर सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट आर्टिकल्स में बी चेंज बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली। सेक्शन 14 कहता है कि अगर आर्टिकल में बदलाव करना है तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर आप बदलाव कर सकते हैं। पर यहां पर कह रहे हैं कि आर्टिकल्स में हमें ऐसा प्रोविजन डलवाना है कि अगर फोरफीचर होगा, फोरफीचर के जुड़े हुए जो प्रोविजन है उसे अल्टर करने के लिए 90% की जरूरत पड़ेगी। हम ऐसा करवाना चाहते हैं, ऐसा क्लॉज डलवाना चाहते हैं। तो आप बताइए कि वो कर सकता है नहीं कर सकता? क्या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट तो नहीं है? तो हम बताएंगे ऐसा नहीं है, इसे बोलते हैं एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन, यानी रिस्ट्रिक्शन लगाने के प्रोविजन। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्शन नंबर याद है तो Articles may contain provisions for entrenchment to the effect that specified provisions of the articles may be altered only if more restrictive condition than special resolution are met। ये आप लगा सकते हैं, इसे entrenchment बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी के केस में सभी मेंबर्स को एग्री करना पड़ेगा, तब जाकर ये काम हो पाएगा। ये एक प्राइवेट कंपनी है, सभी लोग जो है एग्री करेंगे, उसे रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, सभी मेंबर्स एग्री करेंगे और फिर आरओसी को वो सबमिट करेंगे ताकि आर्टिकल उनका बदल जाए। क्वेश्चन 8 कहता है अनुष्का सिक्योरिटीज इक्विपमेंट लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, सीसीटीवी बनाते हैं, अच्छी बात है। इट हैज़ रेज्ड 100 करोड़ थ्रू पब्लिक इशू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर फॉर स्टार्टिंग 1 more यूनिट ऑफ सीसीटीवी कैमरा मैन्युफैक्चरिंग। इट हैज़ यूटिलाइज्ड 10 करोड़ रुपीज एंड देन इट रियलाइज्ड that its existing business has no potential for expansion because government has reduced custom duty on import of CCTV camera, hence imported cameras from China are cheaper than its own manufacturing। जी हाँ, केजरीवाल सरकार ने जो लगाया है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया है, दिल्ली में जो CCTV कैमरे लगे हैं और लग रहे हैं। तो अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई, बाहर का माल इंडिया में आ रहा है, सस्ता मिल रहा है, तो इनका बिजनेस तो ठप होने वाला है। हालांकि इन्होंने 100 करोड़ लिए थे पर 10 करोड़ ही यूटिलाइज करे, बाकी 90 करोड़ बचे हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि हम जो है 90 करोड़ को मोबाइल डेवलपमेंट में लगा दें, ऐप डेवलप करेंगे बाय एडिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया बताइए आप। सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कंपनी ने पैसा रेज करा है पब्लिक से, प्रोस्पेक्टस से और अनयूटिलाइज अमाउंट है, तो जिस ऑब्जेक्ट के लिए बंदों ने पैसा दिया आप उसी ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, उन्हें बिना बताए आप किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर करना चाहते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा और साथ में एंड लिखा है और नहीं लिखा है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर आपको डिटेल ऑफ सच रेजोल्यूशन शैल बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर। इंग्लिश होगा या वर्नाकुलर लैंग्वेज है, वहां की लोकल लैंग्वेज है, उसमें आप पब्लिश करेंगे, सर्कुलेट कराएंगे आप और बताएंगे, जस्टिफिकेशन देंगे आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। और जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर होंगे, जो बागी शेयर होल्डर होंगे, जो भागना चाहेंगे हमें तो नहीं आना आपके साथ, तो उन शेयर होल्डर को जो डेफिनेटली माइनॉरिटी शेयर होल्डर होंगे उन्हें हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि भैया देखो अपने शेयर आप बेच दो, हम ले लेंगे, प्रमोटर और जो शेयर होल्डर मेजॉरिटी में है वो ले लेंगे और आप यहां से निकल जाओ। स्पेशल रेजोल्यूशन अब आरओसी को सबमिट करेंगे, जो सर्टिफाई करेगा 30 दिन के पीरियड के विदिन। आरओसी हमेशा 30 दिन में रिप्लाई करता है। तो कंपनी कर तो सकती है पर उसे कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 9 आपके सामने आ रहा है और क्वेश्चन 9 में मंगलू आ गए। मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। टैक्समैन इज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। हाँ जी, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, टैक्समैन की बुक आती है। टैक्समैन वालों ने मुझे कांटेक्ट भी किया था, कहते हमारी एडवर्टीजमेंट कर दो यूट्यूब पर, पैसे हम ज़्यादा नहीं देंगे, एक एडवर्टीजमेंट ले लो, 500 रुपये ले लो, कर दो। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, हटो। आफ्टर 5 years when the owner of trademark came to know about the same, it filed an application। 5 साल के बाद जी नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई? देखो 3 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब जो है आपने नाम से खोला, टैक्समैन ने कंप्लेन करी नहीं, 5 साल निकल गए। अब कहते हैं भैया आपने जिस नाम से एस्टेब्लिश कर लिया उसको हटाओ क्योंकि हमारा नाम है ये, तो हम भी इस नाम से फेमस है। उसने अपील करी है रेलिवेंट अथॉरिटी को। क्या कंपनी को फोर्स किया जा सकता है कि वो अपने नाम को चेंज करे बाय द ओनर ऑफ ट्रेडमार्क? कैन द ओनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड देन कंपनी चेंजेस इट्स नेम एट इज डिस्क्रिशन? हाँ, डिस्क्रिशन पर तो कर सकती है, कंपनी की मर्जी है तो कर सकती है, बट आप फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशंस लिखी है सेक्शन 16 में कि अगर आपको जो है सेक्शन 16 में कंडीशन लिखी है जो हमने लास्ट क्लास में करा था
सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है आपका नाम आइडेंटिकल है तो आपको नोटिस मिल जाएगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, 3 महीने का टाइम पीरियड है। ट्रेडमार्क सिमिलर है और 3 साल में कोई एप्लीकेशन कर देता है तो आपको 6 महीने में चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करेंगे तो 15 दिन में आप इन्फॉर्म करेंगे आरओसी को, वरना पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पर जो है 3 साल का टाइम पीरियड निकल चुका है तो ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है। हालांकि सेक्शन 13 कहता है कि हाँ, आप करना चाहें चेंज तो आप कर सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद, और जो भी चीज़ें होगी वो आप कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट पर जो है करा जा सकता है, वो डिपेंड करता है। और रिक्वेस्ट पर कब किया जाएगा? जब टैक्समैन वाला कहेगा भैया लो भाई 5 लाख रुपए लो, 50 लाख रुपए लो, नाम चेंज करो अपना, हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, एप्लीकेशन लेट फाइल करी, वरना पहले ही कर देते, पैसे ले लो, चेंज कर दो, काम हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, बट कई अड़ियल लोग नहीं करते हैं। अरे मैं अपनी कंपनी का नाम मैंने सोचा सिंपल सा लर्निंग कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टिंग में सोचा था। फ़ोन आता है इंडिया फाइलिंग के बंदे का, आता है कि मैं एमसी में सेटिंग है, 50,000 रुपये दो, करवा दूंगा ये नाम, क्योंकि एमसी वाले रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने कहा यार क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? कह रहे नहीं। अब मैंने उसका ट्रेडमार्क भी फाइल कर दिया था, ट्रेडमार्क भी आज तक पेंडिंग ही है। वो उस टाइम स्टार्टिंग में किया था 2-3 साल पहले, शायद 2 साल हो गए होंगे उसको। तो ठीक है यार, छोड़ो उसको, जो है हो गया। उसके बाद लर्नजअप का नाम निकाला जिसको किसी ने रिजेक्ट नहीं करा, और जो नाम मिल गया उससे काम कर लिया। क्वेश्चन 10, श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एस शॉर्ट में एस लिखा है, इज अ कंपनी इन विच हनुमान पावर सप्लायर्स लिमिटेड इज होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है आपको पता होगा, एक ऑथराइज कैपिटल होती है। उसके बाद जो होती है आप इशू करते हैं, लोग सब्सक्राइब करते हैं, और उसमें जो पैसे आ जाते हैं उसे पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। One of the shareholder of H made a charitable trust and donated his 10% share in H। है शेयर होल्डर H का है, H कहाँ पर है? ये होल्डिंग कंपनी है, उसके शेयर इसने डोनेट कर दिए। अच्छा कर दिए तो कर दिए, कोई बात नहीं। एंड 50 करोड़ टू द ट्रस्ट, ट्रस्ट को दे दिए। ट्रस्टीज ने एस को अपॉइंट करा, तो सब्सिडरी जो है ट्रस्टी के रूप में अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर ले सकती है। ऑल द एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द एस। कैन अ सब्सिडरी होल्ड इट शेयर इन होल्डिंग कंपनी? दोबारा से वही आ गया क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 19 लिख दो। सेक्शन नंबर 19 लिख दो कि सब्सिडरी कब कब होल्ड कर सकती है, और यहां पर जो दे रखा है उस केस में बिल्कुल ही सही बात लिखी हुई है, आप होल्ड कर सकते हो, और आप चाहो तो वोटिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड में आप कंक्लूजन लिख कर आ सकते हो, देखो लिखा हुआ है देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इन द गिवन सिचुएशन एस कैन होल्ड शेयर्स इन एच। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, Parag Constructions Limited is a leading infrastructure company. One of the directors of the company, Mr. Parag, has been singing. है सिंगिंग ऑल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सिंगिंग नहीं होगा, साइनिंग होगा मेरे हिसाब से। यहाँ सिंगिंग करा हुआ है, साइनिंग होगा। साइन कर रहे हैं मिस्टर पराग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फॉर मैनी ईयर्स। ऑल द पार्टीज हु एवर डील विद द कंपनी नो मिस्टर पराग वेरी वेल। Company has got a very important construction contract from a renowned software company. Parag Constructions will do construction for this site in partnership with the local contractor Firoz Bhai. Mr. Parag signed partnership deed with Firoz Bhai on behalf of the company because he has an implied authority. Later in a dispute, company denied to accept liability as a partner. Can the company deny its liability as a partner? दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पराग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें पराग जो है साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिनके पराग एक डायरेक्टर हैं, साइनिंग अथॉरिटी रखते हैं काफ़ी टाइम से। सभी पार्टी जो डील करती है उन्हें पता है कि पराग के पास जो है साइनिंग अथॉरिटी है। कंपनी हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उन्हें आता है सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पराग कंस्ट्रक्शन जो है उन्हें कंस्ट्रक्शन करनी है, एक साइट पर करनी है, इन पार्टनरशिप विद द लोकल कॉन्ट्रैक्टर फिरोज भाई। पराग जो है साइन करते हैं फिरोज भाई के साथ, पार्टनरशिप डीड में एंटर करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा मिला है, आपको लोकल कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर जो है हमारे साथ काम करना है और कंस्ट्रक्शन करनी है। पराग जो है साइन कर लेते हैं, कंपनी बोलती है नहीं हम तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो एज अ पार्टनर बनी है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में कंपनी भी पार्टनर बन सकती है, जरूरी नहीं इंडिविजुअल हो, कंपनी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है। आप बताइए सही है नहीं है? यहां पर लिखा है कंपनी जो है किसी को ऑथराइज कर सकती है as its attorney to execute deeds on its behalf in any place either in or outside India. But common seal should be affixed on his authority letter, or the authority letter should be signed by 2 directors of the company, or it should be signed by 1 director and secretary. ये लिखा हुआ है। आप कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो, बट उस पर कंपनी के तो कॉमन सील लगाओ, या कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करें, या कम से कम 1 डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी साइन करें। दिस अथॉरिटी मे बी जनरल फॉर एनी डीड
or it may be for a specific deed. A deed signed by such attorney on behalf of the company and under his seal shall bind the company. कंपनी की कॉमन सील भी लगी होनी चाहिए. In the present case, company has neither given any written authority, not affixed common seal of the authority letter. It means Mr. Parag is not legally entitled to execute deeds on behalf of the company. मिस्टर पराग के पास जो है साइनिंग अथॉरिटी बहुत टाइम से है, बट कंपनी ने कुछ अटॉर्नी नहीं दी है मिस्टर पराग को, और कॉमन सील भी जो है कंपनी की नहीं लगी है, और अदर डायरेक्टर ने भी साइन नहीं किए थे. शॉर्ट में कहने का मतलब है कि एक बंदा जो है कुछ भी नहीं कर सकता है. अगर हमने डिस्कशन किया था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, आपको याद होगा कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. इसके लिए कंपनी जो है डिनाई कर सकती है अपनी लाइबिलिटी एज अ पार्टनर, कि भाई एक बंदे के डिसीजन से कंपनी बाइंड नहीं हो सकती है. कंपनी की कॉमन सील होनी चाहिए थी उस पर. कम से कम 2 डायरेक्टर्स का अप्रूवल होता, या एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी का अप्रूवल होता तो बात बन जाती. इसमें सिर्फ एक ही बंदे ने कंपनी के बिहाफ पर सारा काम कर दिया, जो माना नहीं जाएगा. और ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं चैप्टर 10 के साथ. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.